जय हिंद एवरीवन। आप सबको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि हमारी इकोनॉमिक्स खत्म होने जा रही है। आज हम 12th लेक्चर कर रहे हैं और शायद 13th और 14th लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स खत्म करें। ठीक है। सीडीएस और सीएपीएफ एसी का भी काफ़ी हद तक कंटेंट इन सारे लेक्चर से कवर होता है, तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है मेरे ख्याल से अगर कोई मेजर चेंज नहीं आता है यूपीएससी के पैटर्न में, तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे प्रीवियसली ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ने आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वैसे ये वाले लेक्चर्स भी आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, बाकी तो चीज़ें आप लोग चैनल पे एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि आज हम क्या कवर करें। आज हमारा टॉपिक कोर रहेगा इन्फ्लेशन का। ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है ना। इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कि जब सस्टेन्ड राइज होता है किसमें, इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, है ना। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सस्टेन्ड राइज देखा जाता है जनरल प्राइस लेवल में, और उसके साथ साथ फॉल होता है। किसमें फॉल होता है भाई? फॉल होता है भाई लोगों की खरीदने की क्षमता में, यानी कि परचेजिंग पावर में, है ना। परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एवरेज प्राइस लेवल में जो बढ़ोतरी होती है ज्यादातर गुड्स या सर्विसेज की इकोनॉमी में, उसको ही इन्फ्लेशन हम कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। ये बहुत बार आपके ऑप्शंस में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले आता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाम से पता चला वो क्रीपिंग, यानी कि जो छुपते छुपाते धीरे आता है ना। ये हमारा तब आता है जब इन्फ्लेशन रेट आपकी 1% से लेके 5% के बीच में होती है ना। ऐसा इन्फ्लेशन क्या करता है? ऐसा इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर जो मनी की रहता है वो धीरे धीरे करके खत्म कर देता है, लेकिन स्टिल उसको मैनेज किया जा सकता है ना। और कई बार एक ग्रोइंग इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा नेसेसरी भी होती है कि भाई इतना इन्फ्लेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ हमारी तरफ हमारा आ जाता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग समझ में आ रहा होगा ना, जो थोड़ा सा कूदते हुए, जैसे घोड़ा आता है ना, ट्रॉट करते हुए। इस शब्द मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। आप इसको जॉगिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। ये ट्रॉटिक इन्फ्लेशन होता है, ये आ जाता है आपका 5% से लेके 10% की रेंज में, है ना। और अगर इसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। गैलोपिंग तो समझ में आ रहा होगा, जब हॉर्स घोड़ा गैलोप करता है एकदम कूदते फांदते हुए, इसको कलाबाजियां करते हुए आप लेके जाते हो, है ना। तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 10% से लेके 20% तक एनुअली हो सकता है ना। ये जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है ना, ये फिर धीरे धीरे आपका रन अवे इन्फ्लेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद में आता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत तेज हो जाता है ना। ये हमारा वो इन्फ्लेशन होता है जो हाथ से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। इसकी एनुअल रेट इवन मिलियन परसेंटेज में या फिर ट्रिलियन परसेंटेज में भी पहुंच सकती है। ऐसा इन्फ्लेशन जब आता है तो उसकी रेंज ऑफ इंक्रीज बहुत तेजी से आती है, प्लस ये जो इंक्रीज है ये बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। ऐसा नहीं होता कि कंसिडरेबल टाइम में होता है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है। प्राइसेस ओवरनाइट शूट कर जाती हैं। इससे करेंसी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, तकरीबन ना के बराबर हो जाती है। इतनी हो जाती है कि भाई गवर्नमेंट सोचती है कि भाई इससे बढ़िया तो हम एक नई करेंसी जो है वही अडॉप्ट कर लें। ठीक है। ऐसा आपका एक फेमस एग्जांपल आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन का, जर्मनी में आया था 1992 और नवंबर 1923 में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दूसरी तरफ अगर हम कॉसेस की बेसिस की बात करें तो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पर इन्फ्लेशन आ जाते हैं, है ना। इनकी वजह से हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे डिमांड पुल से भी नाम आपको पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, डिमांड की वजह से जो पुल किया जाता है ना। तो ये इन्फ्लेशन हमारा कब होता है? जब डिमांड जो गुड्स और सर्विसेज की है किसी भी इकोनॉमी में बढ़ जाती है ना। तो भाई जब आपकी डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो फिर डिमांड क्या है भाई हमारी, ये समझ लीजिए आप, सप्लाई से ज्यादा है। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है। तो इस इन्फ्लेशन को क्या बोला जाता है? इस इन्फ्लेशन को बोला जाता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है। सामान कम है, पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी। एक रीजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो है वो आ जाता है कि भाई मनी सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है ना। सैलरी बढ़ गई है लोगों की,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, गवर्नमेंट लोगों को ज्यादा पैसे दे रही है। दूसरी तरफ आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये भी नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट है जिसको पुश किया जा रहा है, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई शॉक। ठीक है, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोला जाता है। ऐसा इन्फ्लेशन हमारा तब आता है जब सप्लाईज आपकी रिड्यूस हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। जो भाई इनपुट्स आ रहे हैं इनकी प्राइसेस आपकी क्या है, बढ़ चुकी हैं, सामान की कॉस्ट बढ़ चुकी है। जब सामान की कॉस्ट बढ़ चुकी है तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सप्लाई उसका कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो फिर जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइसेस में बढ़ोतरी कब होती है, इसकी प्राइसेस में जब बढ़ोतरी होती है तो उससे बहुत सारे आइटम्स के इनपुट पे असर पड़ता है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में, है ना, जिनके पास में ऑयल के लिए कोई सब्सटेंशियल अल्टरनेटिव नहीं है, ना सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है ना। तो भाई यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई सप्लाई जो है आपकी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है। सप्लाई जब आपकी कम हो गई है, फिर कोई और ऐसे इनपुट्स हैं जिनकी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तो फिर आखिर में होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर है सामान का या मैन्युफैक्चरर है वो सामान को बनाना कर दे रहा है बंद, या फिर कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये कॉस्ट की वजह से भाई आपका इन्फ्लेशन आ रहा है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब ये जो बोतल होती है ना, बोतल के नेक पे ये जो सिचुएशन रहती है ये थोड़ी सी तंग होती है, तो इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ऐसा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बिल्ड किया जाता है। ठीक है, बिल्ड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा बिल्ड किया जाता है। ऐसा इन्फ्लेशन टाइम टू टाइम अगर होता है बिकॉज ऑफ वेदर एंड सीजनल कंडीशंस, या फिर सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से सप्लाई में शॉर्टेज आ जाती है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में शॉर्टेज आ जाती है। इन्फ्लेशन जो इंडिया में तकरीबन आपका नॉर्मली छाया रहता है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से आता रहता है, जैसे कि बहुत सारी इंटरमीडिएटरीज जो है वो आपके फार्मर्स और फाइनल जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में आ जाते हैं, है ना। तो डाइटरी पैटर्न अगर आपका चेंज किया जाएगा विदाउट कमेंसरेट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डिमांडेड गुड्स, तो फिर भाई कुछ किया जा सकता है। यानी कि जान पूछ के जो ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, काला बाजारी की जाती है, होर्डिंग की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोग जो है इन चीजों को खाएंगे ही खाएंगे, है ना, इस सीजन में इस चीज का कंजप्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर लोग उस चीज में अपने डाइटरी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज ला दें तो उनको समझ में आ जाएगा कि लोग इस त्योहार के टाइम में ये वाली चीज नहीं खाएं, फिर ये वाली चीज कंज्यूम नहीं करेंगे। तो जब ये वाली चीज आ जाती है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी महंगाई नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद में कुछ और टर्म्स आते हैं हमारे जुड़े हुए, जैसे स्टैगफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होना जब हमारे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये दोनों के दोनों ही जो है ये बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे है, दोनों बहुत हाई लेवल पे है ना। यानी कि हाई इन्फ्लेशन और हाई लो ग्रोथ का, सॉरी, हाई इन्फ्लेशन है आपका प्लस लो ग्रोथ है इकोनॉमी। ऐसी सिचुएशन हमारी तब अगर होती है जब इन्फ्लेशन काफी लंबे टाइम से चल रहा हो, है ना, और उसकी वजह से इनपुट प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा हो, जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की उन पे ये फर्क पड़ रहा हो। फिर आ जाता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आपका कंप्लीटली अपोजिट आ जाता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका फॉल होता है। किसमें फॉल होता है, इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरल प्राइस लेवल में कमी आती है ना। डिफ्लेशन हमारा तब अगर होता है जब इन्फ्लेशन की जो रेट्स है ना, वो आपकी 0% से भी कम हो चुकी है, यानी कि इन्फ्लेशन अब आपका नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर रहा है। ये आपका डिसइन्फ्लेशन नहीं है भाई, डिसइन्फ्लेशन टोटली डिफरेंट चीज आ जाती है ना। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट में स्लो डाउन होता है, उसमें वो नेगेटिव में नहीं जाती, स्लो डाउन होता है भाई। यहाँ पर इन्फ्लेशन आपका डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी में तो है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा कभी नेगेटिव नहीं जाता, है ना। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, हांगकांग ने एक लंबा पीरियड झेला था डिफ्लेशन का, जो कि सन 2000 तक खत्म नहीं हुआ। फिर आ जाते हैं रिसेशन। रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर होती है नेगेटिव ग्रोथ रेट जीडीपी की, है ना। जीडीपी की एक नेगेटिव ग्रोथ होती है तकरीबन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक, यानी कि 3+3 तकरीबन 6 महीने तक। कुछ इंडिकेटर्स रिसेशन के जो आते हैं वो आपके इकोनॉमी में स्लो डाउन दिखाते हैं, है ना, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स जो है उनमें कमी आ रही है, आउटपुट जो है इकोनॉमी का वो गिर रहा है तकरीबन बराबर, है ना।
और फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन, है ना। और इसमें एक ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताया जाता है जिसमें रिसेशन आपका काफी लंबे टाइम से चल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिप्रेशन छा गया हो, है ना। एक कॉमन रूल ऑफ थंब जो आपका रिसेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो ये था कि भाई तकरीबन 2 क्वार्टर्स तक आपकी नेगेटिव ग्रोथ होती है जीडीपी की, है ना। और करस्पॉन्डिंग रूल ऑफ थंब जिसकी वजह से डिप्रेशन आपका आता है, वही आता है कि 10% डिक्लाइन आता है जीडीपी में। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है भाई आपका, इसमें आपका क्या होता है, 10% डिक्लाइन आता है। कई इंडिकेटर जो डिप्रेशन के हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपके डिमांड में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज काफी कम हो रहा है, बिजनेसेस का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार गिर रहा है, एक डिक्लाइन हो रहा है, बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमी के आउटपुट में, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में। ऐसे एग्जाम्पल आपका डिप्रेशन ऑफ 1930s आ जाता है। फिर उसके बाद में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल समझ में आ रहा होगा, एक घुमावदार स्पाइरल ऐसा टाइप का इन्फ्लेशन का, है ना। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हमारी जो इकोनॉमी में एक ऐसी क्रिएट होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई हमारा एक प्रोसेस होता है वेज एंड प्राइस इंटरेक्शन का। कैसा प्रोसेस होता है भाई आपका, देखो होता क्या है कि भाई महंगाई है, जब महंगाई है तो फिर महंगाई की वजह से वेजेस बढ़ती हैं। तो जब वेजेस बढ़ती हैं तो उनको देख के ऑटोमेटिकली फिर से महंगाई बढ़ जाती है ना। जब लोगों की तनख्वाह 10,000 थी तो उसमें से 2,000 रेंट में निकल गया, बाकी सब खर्चे में निकल गया। जब ये पता चला कि 20,000 तनख्वाह हो गई तो रेंट बढ़ा के 4,000 कर दिया गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि तनख्वाहें प्राइसेस को ऊपर की तरफ खींच रही है ना। इसको वेज प्राइस स्पाइरल कहा जाता है। ये जो वेज प्राइस इंटरेक्शन होता है ये एक प्लॉसिबल कॉज होता है इन्फ्लेशन का। 1935 में यूएस इकोनॉमी में ऐसा ही देखा गया था। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो डेलिबरेटली गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। गवर्नमेंट इसको जानबूझ कर लाती है, क्यों, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। पहली सिचुएशन तो ये आ जाती है। इसके साथ साथ में डिमांड को इंक्रीज किया जा सके, है ना, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हायर लेवल्स पे पहुंचा जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देती है काफी ज्यादा, टैक्स में कट्स कर देती है ना। इंटरेस्ट जो रेट्स होती हैं उनमें भी कट कर देती है। आप मतलब लोन ले सकते हैं, टैक्स कम पे करना पड़ेगा, पब्लिक पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो आपका बढ़ने लगता है ना। और एक्स्ट्रा मनी जो है वो जनरली आपका प्रिंट किया जाता है एट हायर लेवल ऑफ ग्रोथ, वेजेस बढ़ जाती हैं और तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इंप्रूवमेंट तकरीबन देखने को नहीं मिलता। अब रिफ्लेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं डिफरेंट एंगल से अगर देखना चाहें तो, कि भाई जब इकोनॉमी आपकी एक रिसेशन के पीरियड को क्रॉस कर रही है, रिसेशन के पीरियड के बाद इकोनॉमी उससे उबरने की कोशिश कर रही हो, यानी कि लो इन्फ्लेशन था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, लो डिमांड वगैरह वगैरह थी, और गवर्नमेंट कुछ इकोनॉमिक मेजर्स या पॉलिसी डिसीजंस ला रही हो ताकि इकोनॉमी को क्या किया जा सके, आपका रिवाइव किया जा सके, है ना, रिसेशन से। तो बहुत सारे गुड्स जो हैं उनमें सडन और टेम्परेरी इंक्रीज दिखता है उनकी प्राइसेस में, ऐसी प्राइस राइज को हम रिफ्लेशन को। अब भाई इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है, क्या रीजन आ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन अभी हमने कॉजेस पढ़े थे ना, इन्हीं को थोड़ा एलोबोरेट वे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन प्राइमरली 2 सेट ऑफ फैक्टर्स की वजह से होता है। पहले तो आ जाते हैं डिमांड पुल और दूसरे आ जाते हैं कॉस्ट पुल। अगर हम डिमांड पुल की बात करते हैं तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुड्स की डिमांड में एक इंक्रीज देखा जाता है ना। गुड्स और सर्विसेज की किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज देखा जा सकता है। अब जैसे इसमें एक पॉइंट आ जाता है, क्या आपका होता क्या है, ये होता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं। देखो जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं, है ना, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका पब्लिक के हाथ में आ रहा है ना। तो वही वाली खेल हो जाता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी वही जो है आपकी इंडस्ट्रीज की या जो भी सप्लाई साइड है, वहां की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस चीज को मैच नहीं कर पा रही है, जो आपकी इंक्रीजिंग डिमांड है उसको मैच नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट कुछ नया प्रिंटिंग भी कर देती है पैसों का अपनी इस रिक्वायरमेंट को, इस खर्चे को पूरा करने के लिए, जिसका इन्फ्लेशन पे बहुत खराब असर पड़ता है। यही रीजन था
कि भाई हमारा FRBMA जो था, क्या एक्ट 2003 क्या बोल के बाद इसको बैन कर दिया गया। ठीक है। दूसरा जो रीजन हमारा आ जाता है वो आ जाता है राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना। देखो भाई, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है राइज प्राइसेस को ऊपर खींचने के लिए, पुश करने के लिए। क्योंकि भाई डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, खासकर जब सप्लाई आपकी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाई। तीसरा जो इसमें फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है काला धन, यानी कि ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा आपका रियल एस्टेट को खरीदने और बेचने के लिए यूज किया जाता है ना। इन अर्बन एरियाज एक्सटेंसिव होर्डिंग की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है एसेंशियल बेस्ड गुड्स की। जो आपके सामान जरूरी हैं, जो एफएमसीजी वाला सामान है आपका, इनको जनरली काला बाजारी की जाती है, इनको जगह जगह स्टोर किया जाता है और फिर उस टाइम रिलीज किया जाता है जब उनके दाम बढ़ा दिए जाते हैं, लाइक सीरियल पल्सेस वगैरह वगैरह। तो ब्लैक मनी और क्या करता है, ये भी भाई आपकी डिमांड बढ़ाता है, प्राइसेस को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद आ जाता है चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न, यानी कि कंज्यूम करने के जो लोगों के तरीके हैं उनमें कुछ अंतर आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है। एक थ्योरी जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने दी थी, वो ये थी कि इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इंडिया में उसकी रूट्स आप देख सकते हैं इन द शार्प इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्टेन फूड आइटम। वो सर्टेन फूड आइटम्स है, उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। जो लोग क्या बोलते हैं, खाते हैं, कब खाते हैं, जब क्या बोलते हैं, मुझे बच्चा याद आ गया, जब वो जब उनकी इनकम बढ़ती है ना। एक एग्जांपल आ जाता है प्रोटीन रिच फूड। लोग जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं उनके डाइटरी पैटर्न चेंज होते जाते हैं, है ना। लोग जब अमीर होंगे तो भाई एवोकेडो भी खाने लगते हैं, है ना। 100 रुपए का 150 रुपए का एवोकेडो आता है, वो लोग खाने लगते हैं। इंक्रीज कंजप्शन हो जाता है पल्सेस का, एग्स का, फिशेस का, पोल्ट्री का। ये क्या करते हैं, इनकी प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है वेजेस। ने बताया था, जब जनरल वेजेस बढ़ जाती हैं ना तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ जाती है ना। इसकी वजह से, और क्योंकि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ अगर हम कॉस्ट पुश फैक्टर्स की बात करते हैं, तो कॉस्ट पुश फैक्टर्स में भी क्या आता है भाई, एक आपका वही आ गया राइस इन वेजेस। ये भी सेम इसमें पैटर्न आ जाता है। जब भी आपका तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, है ना, मान लीजिए आपकी जो वेजेस है वो बढ़ गई है, किससे ज्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी से ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसा कि आपका कोविड के टाइम पे हुआ था, वर्क फ्रॉम होम में बहुत लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई थी सडनली फंडिंग, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मिलने लगी। फिर उसके बाद में उन लोगों ने क्या, धीरे धीरे लोगों की चटनी करना स्टार्ट कर दी। तो भैया प्रोडक्टिविटी कम है, वेजेस ज्यादा है, तो भाई कॉस्ट आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। इससे प्राइसेस भी बढ़ेगी। दूसरी चीज आ जाता है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको बढ़ाया जा रहा है ना। तो जब ये बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है भाई, हमारा कॉस्ट साइड इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। टैक्सेस कौन कौन से आ जाते हैं, कस्टम टैक्स आ जाता है, एक्साइज आती है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं एज दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन कमोडिटीज, है ना। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं भाई, तो भाई इसकी वजह से भी होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होती हैं, जैसे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। किसके लिए होती है, जनरली फूड ग्रेन्स के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए। तो जब इनमें आपका क्या बोलते हैं इंक्रीज आ जाता है तो फिर इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इनका बजट में एक ह्यूज शेयर होता है ना। ये जो कॉमन सिटीजन होते हैं उनके डेली बजट में ये सब सामानों का बहुत ज्यादा ह्यूज शेयर होता है। उसके बाद आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल नेक्स। ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स। भाई रोड्स प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रॉपर नहीं है, वाटर वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो इससे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर कोई गाड़ी वाला सामान लेके जा रहा है तो फिर भाई अगर रोड खराब होगी तो भाई गाड़ी का वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर को भी एग्जॉस्शन ज्यादा आएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से आपका सामान का कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली उसका जो फर्क है वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशंस किसकी वजह से आ जाते हैं, ड्यू टू साइक्लिकल एंड सीजनल रीजंस। यानी कि बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, लाइक भाई मानसून जो है वो फेल हो गया, पास नहीं कर पाए भाई,
है ना, मानसून नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, इसकी वजह से भी भाई आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि राइज इन प्राइस ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटीज, है ना, जो आपकी इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया तो भाई गेहूं की जो प्राइस है वो बढ़ गई, है ना, तो भाई इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है मिडिल मैन की वजह से। भाई किसी भी जगह पर अगर ज्यादा से ज्यादा मिडिल मैन होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको साइफन ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होता है। तीसरा आ जाता है कार्टेलाइजेशन, यानी कि माफिया, कार्टेल बनाना। कार्टेलाइजेशन की प्रैक्टिसेस जो कुछ ट्रेडर्स अपनाते हैं, कुछ व्यवसायी अपनाते हैं इंडियन इकोनॉमी में, इससे क्या होता है भाई, कंज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों की क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता है ना, क्योंकि कुछ ही लोग कब्जा करके बैठे रहते हैं। उसके बाद आता है ह्यूज डिपेंडेंस। हम जब इंपोर्ट पे भाई बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, है ना, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, हम कच्चे तेल की आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो भाई इसकी प्राइस बढ़ेगी तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी। तो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे तो भाई यूनिट आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, है ना। और फिर जब इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आता है, जैसे कि बांग्लादेश में चल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज थोड़ी ठप हो गई हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपने खींचने वास्ते स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। तो जो प्रोलॉन्ग्ड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट चलेगा, इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी रिडक्शन आएगा ही आएगा। अब अगर हम लोग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, है ना, तो भाई जैसे इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, रिसेशन इन सम सेक्टर्स, है ना, इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में रिसेशन आ जाता है। अब क्योंकि सर्टेन गुड्स की प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है तो उनकी जो प्राइसेस अप होंगी, डिमांड उनकी कम होगी, इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स जो हैं उनमें रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वेज अर्नर्स, जो आपके दिहाड़ी कमाने वाले हैं उन पे फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या करता है, इनको काफी एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो काफी नीचे चली जाती है ना, लेकिन वेजेस तो आपके भी 100 रुपए की 100 रुपए है पर डे के हिसाब से। दूसरी तरफ बिजनेसमैन को ज्यादा हेल्प मिलती है, प्रॉफिट्स उनके बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द जनरल राइज इन द प्राइसेस। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शंस आपकी किसमें क्रिएट होते हैं, प्रोडक्शन पैटर्न्स में क्रिएट होते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से जो कैपिटल रिसोर्सेज आपके होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं अपने लॉन्ग टर्म गेन से, लॉन्ग टर्म गोल से, बेसिकली वो शॉर्ट टर्म यूजेस की तरफ या प्रोडक्शन मेथड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, एसेंशियल से नॉन एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है। चौथा आ जाता है इट इम्पैक्ट ग्रोथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फॉर इंडस्ट्री। देखो होता क्या है कई बार कि इंटरेस्ट रेट्स आपकी कुछ इस तरीके से बढ़ा दी गई है ताकि इन्फ्लेशन पे काबू किया जा सके, है ना, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा ना पहुंचे। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में क्रेडिट का हो जाता है क्रंच, यानी कि कमी, है ना। तो भाई इससे जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में जो इंडिया में इन्फ्लेशन कुछ रिसेंट टाइम से चला था, कुछ पहले सालों तक चला आ रहा है, उसमें इस ट्रेंड को देखा गया है। पांचवा आ जाता है आपका, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है, जो हम सामान बाहर बेचते हैं। अब इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट को डिस्करेज ऐसे करता है कि जो फॉरेन इंपोर्टर्स होते हैं, है ना, उनको बहुत सारे मैन्युफैक्चर गुड्स पड़ते हैं कॉस्टलियर, उनको महंगे पड़ रहे हैं, है ना। और हमारे जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखोगे तो भाई हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कुछ पिछले कुछ साल में देखने को मिला था, उसके बाद काफी सारा हाई इन्फ्लेशन भी हुआ था, है ना। और फिर उसके बाद आता है कि इट इम्पैक्ट इंपोर्ट्स एज वेल। अब इंपोर्ट को कैसे अफेक्ट करता है, जब हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा डोमेस्टिक, तो उसकी वजह से लोग बाहर से सामान मंगाने लगेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स उनके लिए ज्यादा सस्ते हैं, है ना, और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है। इससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, अगेन वही बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेवंथ पॉइंट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेक्स। ये आपका इम्पैक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। जब आपके एक्सपोर्ट्स काफी कम हो जाते हैं, इंपोर्ट आपके बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है ना। फॉरेन करेंसी अब लोगों को चाहिए क्योंकि भाई बाहर से सामान आप ज्यादा मंगा रहे हैं, सीधी सी बात है।
तो इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी का डेप्रिसिएशन होता है, इंडियन रुपी में काफी ज्यादा डिप आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। उसके बाद होता है सेविंग्स के लिए लोग डिस्करेज हो जाते हैं, है ना, मनी की वैल्यू कम हो रही है, अनसर्टेनिटी है भाई कब कब तक चलेगी, तो फिर हायर इन्फ्लेशन की वजह से लोग थोड़ा सेविंग करना कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद आता है क्रिएट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या करता है, जो नॉमिनल वैल्यू होता है वेजेस की, यानी कि जो फेस वैल्यू है वेजेस की, वो तो बढ़ जाती है आपकी, लेकिन जो उनकी रियल वैल्यू है वो आपकी क्या रहती है, वैसे कि वो कम हो जाती है ना। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे, परचेसिंग पावर पे, एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वेज एम्प्लॉइज, जो आपके मंथली पेचेक टू पेचेक क्या बोलते हैं सरवाइव कर रहे हैं, वो और गरीब होते जाते हैं। देखो भाई, कहने को जैसे मैंने आपको बताया था कि कहने को आपकी तनख्वाह 20,000 कर दी गई है ना, जब आपकी तनख्वाह 10,000 हुआ करती थी तब आपका रेंट भी 2,000 था, लेकिन तनख्वाह जब 20,000 कर दी गई तो रेंट भी 4K हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब आपको 2,000 पड़ते तो वो भी 4,000 पड़ गए हैं, तो मतलब हर चीज डबल हो गई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ा है। फेस वैल्यू मनी की वैल्यू भले ही बढ़ गई हो, लेकिन रियल वैल्यू वही की वही रही है ना। तो इन्फ्लेशनरी टाइम्स में क्या होता है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, वो स्टॉक्स वगैरह को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आपकी क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर दी जाती है, इससे लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है गुड्स को खरीदने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम का रहता है वो काफी ज्यादा इम्बेलेंस हो जाता है, पैसा आपका ट्रेडर्स के पास चला जाता है। उसके बाद आता है टेंथ, दैट इज ब्रीड्स करप्शन, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन से आपका हार्ड और ऑनेस्ट वर्कर्स जो रहते हैं उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, है ना। एक कॉमन मैन जो है वो अपने बढ़ते हुए खर्चों पे लगाम नहीं लगा पा रहा है, कांस्टेंट इनकम है उसकी, ज्यादा इनकम के सोर्सेज भी नहीं है, तो इससे ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग वगैरह जैसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है। और उसके बाद सबसे लास्ट आ जाता है 11th पॉइंट, दैट इज इंक्रीज फिजिकल डेफिशिएंट, है ना। इन्फ्लेशन क्या करता है, गवर्नमेंट को मजबूर करता है कि भाई आप बोरोइंग्स कीजिए, है ना, वो कॉस्टलियर हो जाती है उनके लिए, क्यों, और उससे उसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ जाए। अब अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं कि भाई मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन एंड देयर लिमिटेशंस, कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाए, है ना, और उनके लिमिटेशंस क्या आ जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे आ जाएंगे मॉनेटरी मेजर्स, मतलब मॉनेटरी, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाया जा सके, एक ऑप्टिमल लेवल पे लाया जा सके इकोनॉमी में। जैसे अगर हम मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जो लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा, हमारे केस में RBI आ जाता है ना। किसके जरिए यूज करते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल टूल इस मेथड के अंदर आता है वो आता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट किया जाए, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट होता है वो लिक्विडिटी पे आता है भाई, डायरेक्ट इकोनॉमी में भाई कितना कैश है उसके ऊपर आता है। तो इसको यूज किया जा सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देती है, टाइट मनी पॉलिसी अपनाती है ना, ताकि जो डिमांड पुल है उसको थोड़ा सा ठंडा किया जा सके, उसको कूल डाउन किया जा सके, है ना। जैसे आरबीआई क्या करती है भाई, आपकी आरबीआई बैंक रेट या फिर रेपो रेट जो रहती है उनको बढ़ा देती है, इससे जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में कम की जाती है। दूसरा क्या होता है कि आरबीआई भाई कुछ आपके क्वालिटेटिव जो कंट्रोल मेथड्स हैं उनको भी यूज करती है, जैसे कि लोन्स पर मार्जिन को बढ़ा देना, है ना। जो आपके कमोडिटीज के लिए लोन्स लिए जाते हैं उन पे मार्जिन को बढ़ा देती है, जिसके लिए ट्रेडर्स को आपका क्या करना पड़ता है, जो ट्रेडर्स मतलब स्पेकुलेट कर सकते हैं या फिर जिनको ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, जिनकी कालाबाजारी कर सकते हैं, तो ऐसे जब लोन्स लिए जाते हैं इन टॉपिक्स पे तो उसके लोन मार्जिन बढ़ा दिया जाता है ना। फिर उसके बाद आता है कि भाई और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है, लेकिन लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस ला सकता है, ताकि जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट से निकाला जा सके, अपने पास रखा जा सके, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को बेचा जाता है। दूसरी तरफ हमारे लिमिटेशंस क्या आ जाते हैं मॉनेटरी मेजर्स के, तो भाई पहला तो ये आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है ना। क्यों?
पुश फैक्टर्स। दूसरा इश्यू जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री में अनऑर्गेनाइज बैंकिंग की बहुत ज्यादा आपकी प्रेजेंस है, अनऑर्गेनाइज बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। तो इसकी वजह से जो आरबीआई जो है एक लार्ज पार्ट बैंकिंग सेक्टर का उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तीसरा आ जाता है कि भाई जब आपके इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा हाई रहती हैं इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, तो इनके इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो क्रेडिट का फ्लो है प्लस द इकोनॉमी के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थ्रॉटल हो जाता है उसमें, है ना, वो रुकावट आ जाती है। ऐसा रिजल्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। तो ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है जो इंडियन इकोनॉमी में पिछले कुछ सालों से देखी गई। फिजिकल मीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मीजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं बाय वे ऑफ फिजिकल पॉलिसी, और इसको कहा जाता है पॉपुलरली एनुअल बजट। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दो रूट्स को अपनाती है जिससे प्राइसेस को वो इस मेथड के अंदर कंट्रोल में लेके आती है। पहला तो वही क्या करती है कि भाई वो अपनी खुद के जो खर्चे हैं उनको कम कर देती है, अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है अलग अलग स्कीम्स पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। और दूसरा क्या करती है वो, दूसरा ये करती है कि वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो आपके टैक्सेस हैं उनको बढ़ा देती है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो इस मेथड को यूज नहीं करना चाहती है, दो रीजंस की वजह से नहीं करना चाहती हैं। पहला, एकदम से भाई वो आपके क्या बोलते हैं पैसे के फ्लो को नहीं रोकना चाहती हैं जो भाई बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ है ना, क्योंकि इससे कंट्री की इमेज आपकी कम खराब हो जाएगी, प्लस एक नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट भी जाएगा। दूसरी कि अगर वो सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की कट डाउन कर देते हैं उसकी स्पेंडिंग पे, स्कीम्स पे, इंपॉर्टेंट वेलफेयर वगैरह पे, तो वो पॉलिटिकली उनको हार्म कर सकता है आने वाले समय के लिए, है ना, नेक्स्ट इलेक्शंस में। तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना एक फीजिबल ऑप्शन नहीं माना जाता है। वही दूसरा ऑप्शन जो आता है वो रहता है कि भाई टैक्सेस को रेज करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेज करना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से स्पेंडिंग आपकी जो है उसको डिस्करेज किया जाता है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, लाइक इनकम टैक्स वगैरह है, उनको तो भाई आपका बढ़ा देती है, लेकिन इससे जो इनकम है लोगों की वो हो जाती है कम। इसकी वजह से कंजप्शन जो है वो भी कम हो जाती है लोगों के अंदर में, है ना। तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कमोडिटी पे अगर सॉरी वो हो जाता है, और इसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कमोडिटीज पे बढ़ जाते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। इसकी वजह से फिर आपका स्पेंडिंग भी डिस्करेज हो जाती है पब्लिक में, है ना। तो लिमिटेशन इस मूव की ये है कि भाई इसको इफेक्ट में आने में कुछ टाइम लगता है, बिकॉज द फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एनुअल बेसिस। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये जो मेजर्स है ना इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी प्लस आपकी फिजिकल पॉलिसीज ये जो दोनों होती है ना इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एक लैग के साथ, एक डिफरेंस के साथ में भैया आपकी ऑपरेट करती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए भाई बहुत सारे सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाए इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। जैसे भाई क्या किया जाता है, बैन कर दिया जाता है आपके एक्सपोर्ट्स को। कुछ सर्टेन आइटम्स हैं, एडिबल ऑयल हो गया, अनियंस हो गए, पल्सेस हो गई। अभी कुछ टाइम पहले भाई हमारा जो गेहूं था उसको बाहर भेजने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना, यूक्रेन वॉर के टाइम में। उसके बाद एक टेम्परेरी बैन लगा दिया जाता है आपका ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर्स इन सम ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, कि भाई इस महीने के बाद में इन एसेंशियल कमोडिटीज को बाहर नहीं बेचा जाएगा या फिर इन पे पब्लिक में इनको नहीं बेचा जाएगा वगैरह वगैरह। तीसरा आ जाता है गवर्नमेंट कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पीडीएस टू रिड्यूस लीकेजेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना। चौथा आ जाता है गवर्नमेंट क्या करता है, रेडिंग कराती है वेयर हाउसेस वगैरह की, एसेंशियल कमोडिटीज जहां पर स्टोर किए जाते हैं, ताकि किसी ने अगर होल्ड कर रखा हो स्टॉक्स को तो उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये जो मेजर्स होते हैं इनकी भी लिमिटेशंस होती हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इनका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता डिमांड पुल या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को चेक करने में। तो ये जो स्टेप्स हैं ये इमीडिएट रिस्पाइट देते हैं लोगों को, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल के लिए इन सारे मेजर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका अपनाया जाना चाहिए। अब स्पेसिफिकली मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो जो चेंज होता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में, है ना, वो आपका कैलकुलेट किया जाता है बहुत सारे अलग अलग प्राइस इंडाइसिस के जरिए इंडिया में। जैसे कि भाई डब्ल्यूपीआई आ जाता है, सीपीआई वगैरह आ जाते हैं। एक कॉमन फीचर जो इस सारे प्राइस इंडाइसिस में देखा गया है वो देखा गया है बेस
ईयर के यूज को, जो हम पहले देख चुके हैं। जो एक पर्टिकुलर ईयर होता है जिसको एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, इसको एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है ताकि प्राइसेस को कैलकुलेट किया जा सके उस पर्टिकुलर ईयर के रेफरेंस में। जैसे कि भाई ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का जो बेस ईयर है वो पहले साल 2004 और 5 का फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था, फिर इसको कर दिया गया 2011 और 2012 का साल। ठीक है, कंडीशन आपको पता ही भाई क्या क्या चाहिए होता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्फ्लेशन मेजरमेंट आपका पीरियड पे बेस्ड होता है ना, पीरियड पे बेस्ड होता है। तब इसमें भाई हमारा एक आता है एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये आपकी एवरेज इन्फ्लेशन रेट होती है लास्ट 52 वीक्स की, है ना। उसके बाद में दूसरा आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। इसके अंदर आप कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं इन्फ्लेशन रेट के अंदर जो पर्टिकुलर वीक्स में आए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 के अभी कैसा था, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त का थर्ड वीक जो था उसमें, और अभी 2024 के अगस्त के सेम थर्ड वीक में क्या प्राइस लेवल में चेंज आया है, ये भाई आपका पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट में काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर को भी यूज किया जाता है। आपको पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहता है, रेशियो रहता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इनका रेशियो रहता है भाई हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी अगर करंट प्राइसेस पे इक्वल रहती है, अगर ये दोनों आपके बराबर हो जाती है ना, तो करंट प्राइसेस पे कांस्टेंट प्राइसेस के बराबर हो जाती है, तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हो जाएगी एक। मतलब कोई वैल्यू नहीं है प्राइस, सॉरी कोई चेंज नहीं है आपका प्राइस लेवल में। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो आपके उसका वैल्यू 2 हो जाती है, तो मतलब प्राइस लेवल में एक 2 के फैक्टर से इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर 4 हो जाता है तो उसका मतलब होता है प्राइस लेवल में फैक्टर 4 के फैक्टर से चेंजेस आ रहे हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका एक बेटर मेजर ऑफ प्राइस बिहेवियर चूज किया जाता है, क्योंकि ये सारे गुड्स और सर्विसेज को कंसिडर करता है जो किसी देश में प्रोड्यूस किए गए। अब आ जाता है मच टॉक्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। इन्फ्लेशन आपका WPI पे जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसको कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया में WPI के टर्म्स में मेजर किया जाता है। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है वो भाई इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो WPI भी आपका एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर आ जाता है। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट के, लाइक इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। WPI को आपका पहले यूज किया जाता था वीकली बेसिस पे, इसको वीकली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता था काफी सारे टाइम से। फिर उसके बाद इंडिया जो है वो मंथली बेसिस पे शिफ्ट हो गया 2009 से। इसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं भाई, इसमें हमारी सर्विसेज नहीं आती है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंसेस वगैरह। इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी नहीं लिया जाता है ना, जो कि आपके 30% से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट को डिवोट करते हैं भाई हमारी इंडियन इकोनॉमी में। अब जो कलेक्शन ऑफ प्राइसेस होता है ये वॉलेंट्री बेसिस पे होता है भाई, लोगों की अपनी इच्छा पर होता है, वॉलेंट्री बेसिस पे होता है। तो जो फ्लो रहता है प्राइस डेटा का, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो आपका इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से WPI की कंपनी। ठीक है, CPI का जो डेटा कलेक्शन होता है वो NSSO के द्वारा किया जाता है, ऑफिशियल सर्विस किए जाते हैं। इसके अंदर आपका प्राइस मूवमेंट होलसेल लेवल पे भाई बताया जाता है ना। मतलब कि इस पे जो रिटेल प्राइसेस होती है जो हमें और आपको पड़ती हैं उनको इन पे नहीं डाला जाता है, जिसके भाई फाइनल कंज्यूमर जिसको परचेज कर रहा है। इसी रीजन की वजह से RBI ने CPI को इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए यूज कर दिया, एज रिकमेंडेड बाय उर्जित पटेल कमिटी। अब WPI की इंपोर्टेंस की बात करेंगे तो ये डायनेमिक मूवमेंट जो प्राइसेस की है उसको देखता रहे। पहली बात तो ये ट्रेड, फिजिकल और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो ये प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस को कैलकुलेट करता है, जो कि रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दूसरी तरफ CPI की बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो WPI से अलग इन्फ्लेशन को CPI के द्वारा भी भाई यूज किया जाता है, क्योंकि डिस्पैरिटीज आपके कंजप्शन बास्केट्स में बहुत ज्यादा अलग आ जाती है इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कंज्यूमर्स, है ना।
तो इंडिया क्या है, इंडिया कोई सिंगल और कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी लंबे टाइम से नहीं डेवलप कर पाए। ठीक है, सबसे लास्ट में एक हमारा पॉइंट आ जाता है कोर इन्फ्लेशन का। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी इकोनॉमी में आती है। इसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं एनर्जी, एनर्जी सेक्टर को, प्लस फूड को, यानी कि फ्यूल एंड फूड को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे मीजर के अंदर आपके जो वॉलेटाइल आइटम्स है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो आपकी ट्रू पिक्चर जो इन्फ्लेशन की होती है इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में। इसके रिजल्ट की वजह से डिमांड जो इकोनॉमी में है वो उसका रिफ्लेक्शन पता चलता है। देखो भाई, फूड और एनर्जी के चीजों को शामिल क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि फूड और एनर्जी की जो चीजें होती हैं ये प्राइस चेंजेस के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें तो वो अगर किसी साल की फसल बर्बाद कर देती हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ऑयल सप्लाई में ओपेक कार्टेल की वजह से, तो उसकी वजह से इनकी चेंजेस बहुत बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, है ना। तो फिर ये एक सप्लाई शॉक की तरह काम करते हैं जो कि उस साल की फूड की प्राइसेस को या फ्यूल की प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, चेंज करके रख देते हैं। बहुत ज्यादा महंगा या बहुत ज्यादा सस्ता हो सकता है ना। तो ये जो प्राइस होता है इन गुड्स की ये फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है बहुत तेजी से, रैपिड रेट्स पे। प्राइस डिस्टर्बेंसेस जो है वो आपके प्रॉपर ट्रेंड चेंजेस को नहीं दिखाते हैं। एक ओवरऑल जो प्राइस लेवल आपका कुछ एवरेज के तौर पे देखा जाता है उसमें नहीं होता है ना। नॉर्मल प्राइस ये चलिए एकदम से बढ़ गई फिर ऐसा नॉर्मल आ गई, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी प्राइस बढ़ गई थी, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई, है ना। तो फिर ये ट्रेंड आपके रिवर्स भी कर सकते। गॉट इट। तो भाई यहाँ पर हमारा ये इन्फ्लेशन वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपके ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं। कल जो है हम आपका एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, इकोनॉमिक्स की टाइप की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद में एक दो जो टॉपिक बचे हैं उनको भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद शायद एक और चैप्टर आपका आ सकता है, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसी लेक्चर के साथ में उस दूसरे वाले लेक्चर को क्या बोलते मर्ज कर दूंगा, है ना। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपका 1 घंटे का तकरीबन हो जाएगा, 1 घंटे 1.25 घंटे का, बट दैट विल बी, उसके बाद हमारा टोटली खत्म हो जाएगा। तो टोटल 12 to 14 लेक्चर्स आपके रहेंगे, 13-14 लेक्चर्स रहेंगे, उसमें आपकी इकोनॉमी विल बी डन। इस पूरी सीरीज को अच्छे से कर लो, प्लस जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं CAPF के, और 2-4 दिनों के अंदर आपका CDS का भी जो वीडियो आ जाएगा पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। एग्जाम पास में ही है, अब जो मेजर काम है वो क्वेश्चन सॉल्विंग का होना चाहिए। तो एज सेड अर्लियर, प्लीज लाइक दिस वीडियोस, शेयर दिस वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, अपने यार दोस्तों से भी बोलिए, एंड जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के वीडियोस को क्रिएट करने की। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।